एक चीज़ जो शुएब मैंने ऑब्जर्व की इस पूरे इलेक्शंस में, जो चीज़ एक चीज़ समझ नहीं आई वो ये कि मानसेरा से जिस तरह से हमने देखा नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हारे हैं, उसकी एक वजह लोग मतलब सीट हारे हैं, उनको लगा था उनकी अपनी है तो वो कहते हैं उनका गढ़ है और सब कुछ है, तो उस और ये वो है जिनको आपने लॉन्च किया था कि वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, अब वजह कुछ लोग ये भी बता रहे हैं और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये कि कैंपेन इनकी तरफ से अच्छी नहीं की गई थी। That's true. लोगों के साथ एक जो कनेक्शन था वो नून लीग का नजर नहीं आया किसी को भी। पीपल्स पार्टी की कैंपेन बहुत जबरदस्त थी, नो डाउट, अमेजिंग कैंपेन। पीटीआई की कैंपेन सोशल मीडिया तक महदूद थी लेकिन अमेजिंग कैंपेन। नजर आया कि सारी जमातें और इसके अलावा दीगर जमातें भी वो लोगों से कनेक्टेड थी। समझ इस बात की नहीं आ रही थी कि नून लीग अपने लोगों से उस तरह का कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रही थी। बिल्कुल। और बात करें अगर हम एमक्यूएम की सबीन, तो एमक्यूएम ने कल कराची में यौम तशक्कुर भी मनाया, चूँकि ज़रा एक अरसे बाद उनकी नशस्तें वापस आई हैं उनके पास, वो ये कहते हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि 10 साल बाद अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। वो कहते हैं साबित करेंगे कि जो पाकिस्तान बना सकते हैं वही चला सकते हैं। अब ऐसे में फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि बल्दियाती ऐवान के वारिस भी हम हैं और कराची को अब इसका हक मिलना शुरू हो गया है। रहनुमा एमक्यूएम इनकी हम बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि नवाज शहबाज मुलाकात में वजारतों पर कोई बात नहीं हुई और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले मैंडेट का एहतराम करें तो एमक्यूएम पंजाब वालों से जाकर क्यों मिले, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और मुस्तफ़ा कमाल ने अमीर जमात इस्लामी कराची को भी निशाने पर रखा और कहा कि आपकी किस्मत में इक़्तिदार नहीं है बल्कि सिर्फ एहतजाज है। कराची और सिंध नहीं पूरा मुल्क एमक्यूएम के झंडे तला इकट्ठा होगा, ये वो कह रहे हैं। अब ऐसे में ज़रा जमात इस्लामी इस वक्त एहतजाज कर रही है और जमात इस्लामी एहतजाज इस हवाले से भी कर रही है कि ना सिर्फ अभी बल्कि इलेक्शन वाले दिन से हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की तरफ से बहुत से हलकों में बहुत से पोलिंग स्टेशन से मुतालिक कहा गया कि वहाँ पर हालात अच्छे नहीं है और इल्जामात लगाए गए। बिल्कुल। तो हाफिज नईमुर रहमान वो भी अदालत जाने का उन्होंने ऐलान किया है और वो कहते हैं कि जो अवाम ने सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी को डाले। अब इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन हमने हमेशा ये देखा कि चीज़ आती है कि सब यही कह रहे होते हैं, जो हारता है अपने वो कहते हैं जी अवाम ने हमें वोट डाला था। तो अब यही है कि वो ये कहते हैं कि जो चौथे नंबर पे आने वाली जमात है वो किस तरह से आगे आ गई है, तो जाली मैंडेट जो है उसको वो तस्लीम नहीं करते। चलें इस पर हम बात भी करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर दिलशाद साहब बहुत आपने ज्वाइन किया और सरवर बारिश साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं इलेक्शन प्रोसेस पर। कमर साहब आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त जितने ऐसे हल्के हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंतखाबी नताइज रोक दिए गए हैं, ज़रा मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी, और बिलखुसूस ऐसे में बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास तमाम फॉर्म 45 के रिजल्ट्स मौजूद हैं लेकिन जो फॉर्म 47 सामने आया उसमें हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अब ऐसे में एक ड्यू कोर्स क्या होता है, आगे के मामला किस तरह से बढ़ेंगे जब एक कैंडिडेट ये कह रहा हो कि फॉर्म 45 के हवाले से वो जीत रहा है लेकिन फॉर्म 47 उसे हरा रहा है, तो अब क्या होगा इससे आगे? इसमें एक बड़ी अहम जो बातचीत चल रही है 9 फरवरी से, वो फॉर्म 47 का हवाला बहुत दिया जा रहा है। तो हमारी ये समझ से बालातर है कि 47 का जो होता है ये होता है हातमी रिजल्ट, ऑफिशियल रिजल्ट, वो रिटर्निंग ऑफिसर तैयार करता है सेक्शन 95 के तहत, जो हमारा इलेक्शन एक्ट का हिस्सा। उस सेक्शन 95 में मुकम्मल उसको तरीक़ाकार बताया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अपना हातमी रिजल्ट तैयार करेगा तो वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके नाम बैलेट पेपर पे शाया हो चुके हैं उनको नोटिस जारी करेगा, उनकी इलेक्शन एजेंट को, और उनकी मौजूदगी में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 जमा करवाया होता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी एक एक फार्म जो है वो उसका एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद उसकी एंट्री होगी फॉर्म 47 पर। तो ये तो आज से ये काम शुरू हुआ है। तो आज से जो है ये फॉर्म 47 पर जो है ये बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर है नोटिस जारी करके वो अपने अदालतों में अपने दफ्तर में बाकायदा फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ये पहले फॉर्म 47 की तरफ से आ गया। अब ज़ाहिर है इन्होंने जो हाई कोर्ट में जो दरखास्तें जमा करवाई हैं उनको ठीक है, उनका हक बनता है। वो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज भी यही हुक्म जारी करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर को कि आप फॉर्म 45 की फिजिकल वेरिफिकेशन करके इनकी तसल्ली करवा दें। तो फॉर्म फिजिकल का ही उसका तसल्ली की जाएगी। अभी 47 फॉर्म जब बन जाएगा 3 दिन का नोटिस होता है, इसमें लिखा हुआ 3 दिन से 5 दिन तक वो जो हतमी रिजल्ट बनाएगा फॉर्म 47 पर तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाएंगे। लेकिन कमर साहब
जो इलेक्शन कमीशन अपने उस डैशबोर्ड पर अपलोड कर रहा था फॉर्म 47, क्या वो हतमी था या कि वो गैर हतमी था? अगर इलेक्शन कमीशन एक चीज शेयर कर रहा है तो क्या वो हतमी होती है कि वो भी गैर हतमी होती है? अभी मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना अहम जो कानूनी मसला पैदा हो गया अपना 47, तो उसके बारे में बाकायदा वजह जारी करनी चाहिए थी कि अभी तो फॉर्म 47 का तैयारी करने का मरहला नहीं आया, 47 किधर से आ गया? तो बहरहाल अभी चूंकि कल से यानी 11 फरवरी से इनकी हल्का जो बाकायदा 47 फॉर्म जो है वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करके 3-4 दिन के अंदर अंदर वो भेजेंगे। और आप हैरान होंगे कि जिस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से दस्तखत करवा के ये फॉर्म 47 अपने पूरे जिले का वो भिजवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी बेस पर 47 की बेस पर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भेजेगा वो गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगा। उसकी वो तमाम चीजें जो है हमारे सेक्शन 95 में दर्ज हैं। अब ये जो पब्लिक के अंदर 47 का आ गया, ये तो बड़ा बेहंगम सी बात हो रही है। अभी तो वो 47 तो रिटर्निंग ऑफिसर की कमरे में अदालत में तैयार हो रहा है। तो ये ठीक है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। सर बारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा हम इस हवाले से जानते हैं। सर, ये जो इलेक्शन में डिले, अभी तक फॉर्म 47 नहीं सामने आया, इसको आप किस तरह से इस पूरी सूरत हाल को देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये बहुत बड़ी नाअहली है, नाकामी है, और पूरी कौम को जो है वो एक अजाब में मुब्तला कर दिया गया है, और ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो कंवर साहब फरमा रहे हैं वो है जब हतमी रिजल्ट तैयार करने हैं। फॉर्म 47 तो जैसे आपने कहा कि वो तो इनके जो सिस्टम था उसके ऊपर इंटरनेट पे नजर आ रहा था। ECP की वेबसाइट पे जाए, वहां पर पूरा डैशबोर्ड बना हुआ था। फॉर्म 47 बहुत सारे जो ROs ने जारी किए हैं, और बहुत सारे जगहों पर ये भी हुआ है कि रिजल्ट चेंज कर दिए गए हैं। फॉर्म 45 मेरे पास कई हल्कों से आए हैं, कंप्लीट फॉर्म 45, उनको अगर जमा तफरीक करें तो आपको साफ नजर आ रहा है कि जो रिजल्ट दिए गए हैं बहुत सारे हल्कों में 3 दर्जन के लगभग ऐसे हल्के हैं जहां पर जो फॉर्म 45 का मजमूआ है, वो जो फॉर्म 47 इशू किया गया है, जिसके ऊपर RO के दस्तखत है, मोहर है और शनाख्ती कार्ड, सब चीजें दर्ज होती हैं। तो वो जो फॉर्म 47 है वो गैर हतमी, गैर सरकारी है, जो जिसकी बात कंवर साहब फरमा रहे हैं। वो जब हतमी होगा तो वो निकलेगा, वो पूरा प्रोसेस करेंगे, और फिर रिजल्ट किस चीज के जारी हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे थे। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ पूरी इस वक्त आप देखें अखबारात के एडिटोरियल पढ़िए, आप तबसरा सुनिए, जो लोग माहिरीन हैं इलेक्शंस के या लॉ के एक्सपर्ट हैं, सब लोग परेशान है, पूरा मुल्क परेशान है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। 25 करोड़ का मुल्क है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, और वहाँ पर जो मुख्तदर हल्के हैं, अगर वो अवामी मैंडेट के साथ इस तरह खिलवाड़ करेंगे तो फिर यहाँ ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ना सोशल डेवलपमेंट होगी, और क्यास पैदा करने की जो कोशिश हो रही है उसका किस तरह तदारक हम कर सकते हैं। अच्छा सलमान बारी साहब, चूंकि फॉर्म 47 पर ही ज्यादा बात भी हो रही है, और इससे पहले कमर साहब से भी इस पर कमेंट लिया कि जो इलेक्शन कमीशन के डैशबोर्ड पर अपलोड हो रहे हैं नताइज, जरा वो फॉर्म 47 के हवाले से अपलोड हो रहे हैं, उस पर लिखा होता है गैर हतमी। आपकी राय में उस फॉर्म 47 की हैसियत क्या है जो खुद इलेक्शन कमिश्नर में डैशबोर्ड पर जारी कर रहा है, लेकिन उस पर बहरहाल लिखा है गैर हतमी? देखिए, उसकी बहुत अहमियत है, उस अहमियत से कोई मुल्क तो नहीं। आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो फॉर्म के नंबर माजी में कुछ और थे, फॉर्म 14 होता था कंवर शाह साहब के ज़माने में, और फिर उसका नंबर चेंज हो गया। लेकिन जो RO रिजल्ट अनाउंस करता है गैर हतमी, वो आम तौर पर और अक्सर इंतखाबात के अंदर यही हुआ है कि जो पोलिंग स्टेशन से फॉर्म इशू होते हैं उन सबको जमा करके फॉर्म जो है कंसोलिडेट किया जाता है, जो RO से जारी किया जाता है, और वो एक किस्म का ऑफिशियल ही होता है। लेकिन उस पे हतमी चाहे कोई इतराजात आ जाएं या कोई कैलकुलेशन में गलतियां हो जाए तो उसको ठीक की जा सकती हैं बाद में। लेकिन इस एक अभी पिंडी का एक हल्का है जहां पर एक जो PTI की हमायत याफ्ता
उम्मीदवार थे, उनके जो है रात गए तक 74,000 वोट थे, सुबह वो 48,000 हो जाते हैं। राजा बशारत साहब की बात कर रहे हैं, मैंने खुद कैलकुलेट किया है और बाकी वो 74,000 ही बनते हैं, वो 48,000 नहीं है। वो मेरे पास तमाम जो फॉर्म 45 है उस हल्के के। ये बहुत अहम बात है सर, क्योंकि सर ये एक हल्के की बात नहीं है, चूंकि ये सियालकोट की बात करें तो रेहाना डार साहबा का भी यही मामला है। वो कहते हैं कि तमाम फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, कंपाइल करने पर रिजल्ट डिफरेंट आता है। इसी तरह एक और हल्का है, वहां पर अजरा मसूद साहब कैंडिडेट पीटीआई बैक, वो भी ये कहती हैं कि उनके पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन जीतने वाले बैरिस्टर अकील हैं। अब ऐसे में कंवर साहब मैं आपकी तरफ एक सवाल लेकर आऊँगा। अब चूंकि रिजल्ट्स की बात हम कर रहे हैं, वैसे में क्या ये भी मुमकिन होता है कि अभी जब कंपाइलेशन और आगे बढ़ेगी तो 14 दिन के अंदर जो गैजेटेड नोटिफिकेशन आता है उसमें भी कोई तब्दीली हो सकती है? देखा जी, हमारे साथ जो बैठे हुए सरवर बारी साहब ने बहुत सही तरीके से आपको समझा बता दिया है, उन्होंने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी एग्री किया है। तो सरवर बारी साहब ने तमाम इलेक्शन देखे हैं, फिजिकल इलेक्शन देखे हैं उन्होंने, और इसके बारे में बड़ा काम है। तो हमने भी सरकारी तौर पर भी गैर सरकारी तौर पर सारे इलेक्शन का हमने मुशाहिदा किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आपका जो फॉर्म 47 जो है, ये सबसे बड़ा सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट है, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने गजट नोटिफिकेशन करना है। ये जो फॉर्म 45 है, ये अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर किसी कैंडिडेट्स को जिनके नाम बैलेट पेपर पे है उनको नहीं तलब किया तो वो करप्ट प्रैक्टिस में आएगा वो। और हाई कोर्ट को चाहिए कि सख्त ऑर्डर जारी करे, कहेंगे जो फिजिकल वेरिफिकेशन करे फॉर्म 45 को मद्देनजर रखकर। और कंवर साहब, इलेक्शन के रिजल्ट्स के डिले पर क्या इन आरओस के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, होगी? चूंकि हमने इलेक्शन डे पे नताइज के जब मुरतब करने की बात थी, पोलिंग का जब डे मुकम्मल हो चुका था, जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने पहले कहा कि 1 बजे, फिर कहा 2 बजे, फिर कहा आधे घंटे का वक्त और फिर 4 बजे खुद उन्होंने फोन किए, फिर 10 बजे तक का टाइम था, लेकिन रिजल्ट कंपाइल नहीं हुए। अब ऐसे में वो तमाम लोग जिन्होंने कंपाइल करने थे, इलेक्शन कमीशन को भेजने थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, होती है? देखें जी, बात तो ठीक है कि इस दफा जो इलेक्शन हुआ है हमारा 2024 में, इसमें रिजल्ट की तस्सील करने में या फॉर्म 45 को रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचाने में, और रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को अपने जो है वो नहीं पहुंचाया वक्त, तो इसमें गैर मामूली ताखिर तो हुई है। लेकिन इस गैर मामूली ताखिर होने में कुछ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम भी पेश आ गए। इसके बाद आपका इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद हो गई। लेकिन सर ये तो कहा गया था कि जो एमएस है वो तो बगैर इंटरनेट के और मोबाइल सर्विस के चलेगा, पहले फिर क्यों कहा गया? और फिर अचानक से सिस्टम बीच में आ गया और फिर कहा कि जी इंटरनेट और मोबाइल नहीं है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स में ताखीर हो रही है। जी आप सही फरमा रही हैं। इसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को वजाहत करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट बंद होने पर इसको मुतासर नहीं होगा। तो इस पर तो इलेक्शन कमीशन ही एक मौक़िफ़ दे सकता है कि ये पहले इस तरह से क्यों कहा गया। दुरुस्त बात। सरवर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब मौजूदा हालात में आपको क्या नज़र आ रहा है? वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने इंतखाबात के नताइज को चैलेंज किया है, अब जिस तरह से मामला ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, ये बड़ा अहम है कि नताइज जल्दी से ठीक हो के सामने आ जाएं। चूँकि अगर हम इस तरह की एग्जाम्पल देखें कि सिर्फ एक स्टे ऑर्डर पर एक शख्स पूरे टर्म गुजार दे, कासिम सूरी साहब की मिसाल हम सबके सामने है। अब ऐसे में ये वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है कि जिन हलकों में ऐसे मामला सामने आए हैं उनके हवाले से चीज़ें क्लियर होकर सामने आए। इसमें सबसे बड़ी पहली बात ये है कि जी सरवर बारी साहब आप जवाब दीजिएगा। सरवर बारी साहब ठीक है। जी अपना कंवर साहब, ये जो आरओज हैं पूरा चैप्टर है पेनल्टीज के बारे में कि अगर जानबूझ के कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब होता है तो उसका पूरा इलेक्शंस एक्ट 2017 में पूरा चैप्टर है, उनको सजाएं दी जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन लोगों को कौन सजा दे सकता है जिनके पीछे मुख्तदर हल्के हो और वो ब्यूरोक्रेसी से उनका तल्लुक हो, डीएमजी ग्रुप से उनका तल्लुक हो। तो मामला ये है कि ये तो पाकिस्तान की अवाम का जो मैंडेट है, जो पाकिस्तान की अवाम का एक समाजी मुआहदा है रियासत के साथ, पाकिस्तान का जो आइन है उसमें लिखा है कि जो इक़्तिदार है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए किया जाएगा। तो जो गैर आइनी अदारे हैं जो मुदाखलत कर रहे हैं, असल बड़ा मसला तो वो है।
तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम ने इस दफा जो मैंडेट दिया है वो माजी के तमाम मैंडेट से इसलिए फर्क है कि जिस पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा था और सियासतदानों के एक पूरे ग्रुप ने कहा था, सोचा था कि उसको वो बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, इसके बावजूद अवाम ने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया है जो अंडरडॉग थी जी। तो ये बहुत बड़ा पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है कि जिस पार्टी को निकाला गया था उस पार्टी को अवाम ने बहुत भारी तादाद में वोट दिए हैं और वो जो सारे मंसूबे थे वो उन्होंने नाकाम कर दिए। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने ये मंसूबा बनाया था, जैसे कि माजी में होता रहा है कि जिस जमात को निकाला गया है उसको दोबारा अगला आने वाला इमीडिएट इलेक्शन उसको जीतने नहीं दिया गया। तो अब लेकिन लोगों ने इतनी बड़ी भारी मिकदार में उस पार्टी को वोट दे दिया है, तो जो सारा प्लान था अब खासा मामला मुश्किल हो गया है। कमर साहब एक कमेंट और, चुके बात इस वक्त उन उम्मीदवारों की हो रही है जिनको बहुत वोट पड़ा है, आज़ाद उम्मीदवारों की हम बात कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से इस वक्त क्या नजर आ रहा है आपको, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर एक तो शामिल हो गए पीएमएलएन में पीटीआई बैक कैंडिडेट, इलेक्शन एक्ट के तहत बताइएगा कि क्या हो सकता है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी अहम बात जैसे बताया है सरवारी साहब ने भी, तो अमली की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से जो एक खास कहा जा रहा है कि हमें कोई 180 मिल गई, 170 मिल गई, 150 मिल गई, ये सारी चीज़ें इलेक्शन में पाकिस्तान को चाहिए कि फारूक 45 को की रोशनी में उसका अपना 47 तैयार करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को हुक्म जारी करें और साथ ये भी हुक्म जारी कर दें अगर किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने फारूक 45 इलेक्शन कमीशन को भिजवाते वक्त गैर हाथ में उसमें कोई टेम्परिंग की है और जिसके पास जिनके असली जो उम्मीदवार है उनके पास सही फार्म 45 के दस्तखत है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, वो उससे तैयारी नहीं करेगा तो हम उस रिटर्निंग ऑफिसर को शोकाज नोटिस जारी कर दें। मतलब शोकाज नोटिस करने के इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, बाकी डिसिप्लिनरी एक्शन तो गवर्नमेंट लेगी, लेकिन तो पब्लिक को पता चल जाएगा कि कितने रिटर्निंग ऑफिसरों ने इसमें टेम्परिंग करने की कोशिश की। जब उस रिटर्निंग ऑफिसरों को शोकाज नोटिस जाएगा तो बड़ा अच्छा असर पड़ेगा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी। इस वक्त भारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है कि वो इस मामले को उतनी ही सीरियसनेस के साथ देखे ताकि जो हर दफ़ा इलेक्शन के बाद एक शोर उठता है कि धांधली हो गई, जो शोर उठता है कि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो ना हो। जिस तरह से शफाफियत के साथ इंतखाबात हुए हैं, नतीजे भी उसी तरह से सामने आने चाहिए और फिर जो हारे वो उसको एक्सेप्ट करे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है कमर दिलशाद साहब और सरवर वारिस मौजूद थे, गुफ्तगू हम इन इंतखाबात के जो मामला उस पर कर रहे थे।